अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज़रूरी है हर एज ग्रुप के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। और बात है टेक्नोलॉजी के क्या असरात होते हैं बच्चों के ऊपर, उनके दिमाग पे क्या असर होता है, उनकी बॉडी डेवलपमेंट पे क्या असर होता है, उनकी जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी पे क्या असर होता है, उनके सोशल इंटरेक्शंस पे क्या असर होता है। तो टेक्नोलॉजी का इन सारी चीज़ों के ऊपर असर, थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने इधर उधर से पढ़ा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो ये है कि जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी मेकर्स हैं, अगर हम थोड़ी सी इनकी बात करें, स्टीव जॉब्स का जब भी नाम आता है, तो इवन दो ही इज़ रेवोल्यूशनरी in this sector of technological development, लेकिन उनसे भी जब पूछा गया कि क्या आप अपने बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने देते हैं, ये आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, गेम्स हैं, ये सब कुछ इस्तेमाल करने देते हैं, तो ही सेड कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बचपन में नहीं करने देता। और इसकी जब वजूहात पूछी गई तो उन्होंने यही कहा क्योंकि ही हैज़ बिन इन सच क्लोज कनेक्शन विद टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट में भी उन्होंने देखा है उसके क्या हार्मफुल असरात हैं, तो उनको इन डेप्थ पता है कि जब बच्चों को ये चीज़ें पकड़ाई जाएंगी तो उन पर क्या असर होगा। लेमन टर्म्स में अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ तो बच्चों की जो एक्टिविटी है, सबसे पहले तो वो हिंडर हो जाती है। आपके बच्चे जो हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो 18 साल तक, 18 ईयर्स तक उनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, उनका दिमाग ग्रो करता है, उनकी हड्डियां ग्रो करती हैं, उनकी एक एक चीज़ जो है वो डेवलप हो रही होती है। इस टाइम में अगर उनकी एक्टिविटी बहुत कम होगी, अगर वो एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, सुबह एक कुर्सी पे बैठे, रात होगी वहीं पे गेमिंग करते हुए, एक उन्होंने आईपैड पकड़ा हुआ है सामने, कोई टैबलेट पकड़ी हुई है, कोई फ़ोन पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वो यूं झुके हुए हैं, तो उनकी जो क्या कहते हैं बॉडी की एक्टिविटी होती है वो बहुत हिंडर हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी डेवलपमेंटल जो है वो रिटार्डेशन हो जाती है, वो ग्रो नहीं करते प्रॉपरली, जो उनका प्रॉपर पोटेंशियल होता है हर चीज़ के डेवलप होने का, वो हिंडर हो जाता है। इसके अलावा जब आप एक ही चीज़ के ऊपर पूरा दिन बैठे रहते हैं, हर किस्म की एंग्जाइटी, हर किस्म की डिप्रेशन, कहते हैं कि बच्चा जो है जब वो डेवलप कर रहा होता है, जब वो 5 साल का होता है, 1 साल से लेकर 7 साल तक, तो उसका 70% ब्रेन जो है तब डेवलप करता है और ज़्यादातर जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से डेवलप करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? सनलाइट, ग्रास देख लेना, बाहर दरख्त देख लेना, बाहर आती जाती गाड़ियाँ देख लेना, एनवायरनमेंट में जाना, बाहर की हवा में होना, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। ये जब आपकी बॉडी को मिलता है, इससे आपकी बहुत सारी डेवलपमेंट जो है बॉडी में होती है। जब आप एक घर के अंदर कन्फाइन हो जाते हैं, कमरे में कन्फाइन हो जाते हैं, जब एक ही चीज़ के सामने आप पूरा दिन बैठे रहते हैं और आपकी नज़र उसके ऊपर जो है चिपकी हुई है, तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो भी हिंडर हो जाती है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकता है। एक और चीज़ है, हम बचपन में अगर अपने बचपन को देख लें तो किन चीज़ों से खेलते थे? थोड़ा गली में जो है खेलने वाला माहौल था, बाहर जाके क्रिकेट खेल लिया, छुपन छुपाई खेल ली। घर में जब खेलते थे तो लड़कियों के पास डॉल्स वगैरह होती थी, लड़कों के पास हर किस्म की डिंकियाँ होती थी, ये चीज़ होती थी और हर कोई अपनी इमेजिनेशन जो है वो यूज़ करता था बैठ के कि अच्छा अगर घर घर खेल रहे हैं, हर किसी को ये याद होगा, उसमें भी इमेजिनेशन है। अगर कोई टी पार्टी हो रही है उसमें इमेजिनेशन है। अगर डॉल्स हैं उनके कपड़े बनाए जा रहे हैं, लड़के अगर खेल रहे हैं तो उनकी डिफरेंट किस्म की गेम्स होती थी, बाहर जाके क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब कुछ खेलना होता था। तो मैं तो लड़का नुमा ही थी बचपन में, मेरे पास भी ट्रैक्टर्स वगैरह ही होते थे, लेकिन उसके अंदर भी आपकी इमेजिनेशन यूज़ होती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था जब दोपहर में सब सो जाते थे और अगर आपके बहन भाई नहीं है या कज़न्स जो है नहीं आपकी उम्र के जैसे मैं थी, तो आप शदीद बोर होते थे। तो दोपहर में सारे जो हैं गर्मियों की दोपहर में सो जाते थे और बच्चे बोर हो रहे होते थे, तो उस वक्त नए नए इनोवेटिव तरीके होते थे जो हम आजमाते थे अपने आप को एंटरटेन करने में। मुझे याद है मैंने जो मेरी 3 महीने की छुट्टियां थी उसके अंदर मुझे याद है कि मैं सारे बड़ों के साथ ही, मेरे साथ ज़्यादा बच्चे जो है नहीं होते थे और गर्मियों में सब जो है मोहल्ले वालों को भी, दोस्तों को भी अम्मियाँ घर के अंदर कर लेती थी कि बाहर नहीं खेलना, गर्मी है। तो मैंने उस पूरे समर्स में क्लॉक्स की जो है तस्वीरें बनाई थी और आई थिंक आई हैड ओवर 100 और 120 पिक्चर्स ऑफ क्लॉक्स दैट आई मेड, क्योंकि मेरे पास और कुछ होता नहीं था। पेंसिल लेके तो जितनी घड़ियाँ होती थी उनको मैं ड्रॉ करना शुरू हो जाती थी। और अगर आप मेरी वो पहली पिक्चर देखें जो मैंने पहले दिन बनाई थी और आखिरी देखें तो उसके अंदर कंसिडरेबल डिफरेंस है। सो इट वाज स्टिल अ स्किल आई वाज वर्किंग ऑन और मुझे पता भी नहीं था। साइंटिस्ट कहते हैं कि आपके बच्चे को असर्टिव होने के लिए, आपके बच्चे के अंदर एक इत्मीनान आने के लिए, एक जो होता है ना कि अगर आप किसी मसले से फेस्ड हैं तो आप एकदम से पैनिक ना कर जाएं, आपके ऊपर एंग्जाइटी अटैक ना हो जाए,
उसको बोर होने दें, उसको अपने दिमाग की आवाज़ सुनने दें, उसको अपने अंदर की आवाज़ सुनने दें। जब आप कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं, और ये बड़ों के लिए भी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम लोग 2 मिनट के लिए मीटिंग में इंतजार करें, फ़ोन निकाल लिया, उसके ऊपर जी फेसबुक खोल लिया, ट्विटर खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने। जैसे मीटिंग में कोई आएगा, बात शायद शुरू होगी, 2 सेकंड के लिए अगर ब्रेक हुई, अगर उसने कहा कि मुझे कॉल आ गई है, मैं बाहर जा रहा हूँ, बॉस ने कहा वो कॉल पे बात करें, तो सबने दोबारा फ़ोन निकाल लिया। ना आपस में बातचीत करते हैं हम लोग, ना हम अपने आप को बोर होने देते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उसकी वजह से हम अपने अंदर की आवाज़, अपनी सेल्फ असर्टिवनेस, इन सारी चीज़ों को नहीं सुनते, और इसकी वजह से हमारे जो आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादा, उनके अंदर एंग्जाइटी है, ज़्यादा वो चिड़चिड़े हैं, ज़्यादा वो गुस्से वाले हैं, ज़्यादा वो कम सुनते हैं, और ज़्यादा जो है उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों से ऑक्यूपाइड रहता है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको बहुत ही सादा अल्फाज में जो है ये बात समझाई है, इसकी इन डेप्थ जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने पैनल के साथ। हमारे साथ होंगे, आज मैं अनाउंस करती चलूँ गेस्ट में, नसरुल्लाह मिशेल अंसारी जो कि इंटरनेशनल जुम्बा प्रेजेंटर हैं और पायनियर इन पाकिस्तान है। जुम्बा इज़ वेरी जुम्बा क्या, कोई भी एक्सरसाइज, जुम्बा इज़ अ फन एलिमेंट, लेकिन आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए अगर थोड़ा सा अरसा गुजर गया है, आपने अपने बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा दिया सब कुछ, तो एक्सरसाइज इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी ग्रोथ। तो उसमें जो है इसको ज़रूर शामिल कीजिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज की रूटीन को। हमारे साथ होंगी शेफ़ हिना जो कि आज बना रही है मोज़रेला चिकन विद स्पैगेटी मैरिनारा। वाह क्या नाम है ना, डांस का नाम लगता है इतना लंबा सा। और मज़े की एक डिश हम आपको बनाना सिखाने लगे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा और आज बना ही लें। हमारे साथ होगी कास्ट और स्टेज प्ले सर कलम। हमारे पास पहले भी जो है ये लोग आ चुके हैं, ये इतना हिट हुआ है और उसकी स्टोरी जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद की गई है कि ISPR ने इसको सपोर्ट कर लिया। इसके अंदर थोड़े से कुछ चेंजेस हुए हैं कास्ट में भी, तो हम बात करेंगे इसके बारे में और आपकी इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी स्टोरी जो है वो भी दोबारा सुनाते हैं। बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स बच्चों के ऊपर, और इसके लिए हमारे साथ पैनल है साइका राज़िक जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात होगी कि क्या उनके दिमाग पर असर होता है। शुमाइला अकरम जो कि एक टीचर हैं और एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं ये असेस करने में कि बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है टेक्नोलॉजी का और उनकी डेली रूटीन क्या है। बल्कि स्कूल्स के अंदर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है कि हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया है, हमारे क्लासरूम्स में iPads हैं, हमारे क्लासरूम में ये चीज़ें, हम तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी से करवा रहे हैं। तो क्या ये फ़ायदे के लिए है चीज़ या ये नुकसानदेह है, ये भी हम इन टीचर से पूछेंगे। और हमारे साथ होंगे सिकंदर हयात जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लेकर आए हैं, और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि 5 से 7 साल तक टीवी का यूज़ 5 साल तक तो बिल्कुल ज़ीरो है, जो रिकमेंडेड है बाय साइंटिस्ट, ज़ीरो, नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी एट ऑल। 5 से 7 साल तक सिर्फ 2 घंटे है नॉन वायलेंट, जिसमें आप कोई गेम्स नहीं खेल सकते, और 7 से बाद में 18 साल तक 2 आवर्स ओनली ऑफ वायलेंट टेलीविजन, जिसके अंदर ये गेम्स आती हैं जिसमें ये गन शन्स होती हैं या कोई भी जो एग्रेसिव चीज़ें होती हैं। आप असेस करें कि आपके बच्चे क्या सिर्फ 2 घंटे दिन में टीवी देख रहे हैं। इसके अंदर आपने 2 घंटे टीवी पे लगा लिए, फ़ोन पे लगा लिए, iPad पे लगा लिए। हमारे बच्चे कितनी देर के लिए ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उसका क्या असर होता है इनके ऊपर, इस पे हम बात करेंगे। और अगर ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा हम आगे चलेंगे, नुकसान पहुंच चुका है, तो उसको कैसे ठीक करना है इस पर भी हम बात करेंगे। आपके लिए मेरा सवाल आज ये है कि जब आपके बच्चे फारिग होते हैं तो वो किस तरह अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये मुझसे शेयर करें। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मिशेल अंसारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही थी कि जुम्बा फॉर किड्स भी एक अलग प्रोग्राम है आपका, राइट? जी बिल्कुल। और बॉडी डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक्सरसाइज को एक पार्ट बनाए, स्पेशली आजकल जब ना क्रिकेट है ना आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे बस ये यूं है, वीडियो गेम्स पे है ना, बस यही है। तो कितना इम्पोर्टेंट है जुम्बा इनके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि देखें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ, उसी तरह दूसरी चीज़ों के भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं। तो जब तक आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को मॉडर्न वे से मॉडिफाई करके नहीं देंगे तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट उसको। तो हमारे जिम्स में अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी जिद्दत नहीं आई, लेकिन जो फिर भी जिद्दत ना आने की वजह यह है कि वी डोंट हैव
ट्रेंड इंस्ट्रक्टर। हमारे यहाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि लोगों को ट्रेन किया जाए फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। वो बेचारे टीचर जो है वो एज अ पीटी के तौर पे, फिजिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे वो लिमिटेड उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हम बढ़ा नहीं इसको पा रहे। हमें इसको उसी मॉडर्न जो है वो स्टाइल से लेके आना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर जिम की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, हम जिम में लगा के म्यूजिक तो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज नहीं बन पा रही होती जो असल में होती है। आपको बीट को फॉलो करना है और उसी तरीके से चलना है। और जो खास तौर पे अगर आप ये मॉडर्न वे से करते हैं, आपका जो 2 घंटे का वर्कआउट जो आप समझते हैं कि 2 घंटे में करके मैं इतना की कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो आपका 1 घंटे में पूरा हो सकता है अगर आप अपने बॉडी वेट से या मॉडर्न स्टाइल से उसको करें। तो वो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो हमें लाना पड़ेगा। और किड्स का आपने जैसे अभी बात की, हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं किड्स के। अच्छा। एक जुम्बा किड्स JR है, उसका वो 4 to 7 इयर्स तक के किड्स के लिए कैटर करता है, और एक 7 to 11 इयर्स तक के किड्स को कैटर करता है। दो प्रोग्राम्स हैं। इससे भी नीचे है एक जुम्बीनी प्रोग्राम है, जो बच्चे सिर्फ वो क्रोल करते हैं, क्रोल करते हैं ना, तो वो उनके लिए प्रोग्राम है। तो जुम्बा तो क्योंकि आपको पता है हर तरह के डी कंडीशन को भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, ओल्डर एक्टर्स को भी, सबको कैटर करता है। और साथ साथ जो जिम की फैसिलिटीज हैं उनको यूज करके, जैसे हमारा एक जुम्बा प्रोग्राम है जुम्बा इन द सर्किट। जुम्बा इन द सर्किट वो ये है कि वो भी म्यूजिक लेड प्रोग्राम है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग होते हैं कि जी हाँ, खास तौर पे मेल या खवातीन में ऐसी होती हैं कि जी हाँ, हमें लीन बॉडी वो श्रिंक करके अपने एक स्कल्पटिंग बॉडी बनानी है, तो हमारा एक प्रोग्राम है, उसको कहते हैं जुम्बा टोनिंग। अच्छा, वो जैसे आपके डमल्स होते हैं, वो होता तो डमल्स की तरह, बट उनमें बॉल्स डाले होते हैं, इट लुक्स लाइक जब वो करते हैं छन 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 की आवाज आती है। और हालांकि वो होते वेट होते हैं, लेकिन वो इतना मजा आता है, आपको लगता है नहीं, और श्रिंक होती है बॉडी। ये आपने सब कुछ लेकर आना है, जितनी चीजें आपने ला चुके हैं, जुम्बीनी कैंडिडेट्स ला चुके हुए हैं। ये छन छन मैंने ये सारा ये मेरे पास 5 साल से लाइसेंसेस का पड़ा हुआ है VVR। हमारे शो पे हाँ, शो पे लाजमी लेके आएंगे, वही तो मैं कह रही हूँ, सबको दिखाने के लिए। और ये प्लीज जुम्बीनी कैंडिडेट्स अपनी तस्वीरें हमें भेजें, ताकि हम यहाँ पर छोटा सा ना कोई जुम्बीनी क्यूट लगेगा, है ना, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज ही हमारा स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा आपको पता उन लोगों को कैटर करता है जो जिम लवर्स हैं बट थोड़े से डांस शाय हैं। वो चाहते हैं कि जी हमें वो रिगरस वर्कआउट मिले, फन वही रहे जुम्बा का। वो ये भी चाहते हैं, कहते हैं जुम्बा वाला फन वही रहे, लेकिन चूंकि हम थोड़ा डांस आए हैं तो डांस थोड़ा कम हो, लेकिन वर्कआउट ट्रेडिशनल हो और थोड़ा रिगरस हो। तो ये रिगरस आपको इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फन वो वहीं पे है। जुम्बा की खासियत ये है, ये ऐसा मॉडर्न वर्कआउट है, ऐसा स्टाइल है कि ये आपको वो जो एहसास ही नहीं होने देता कि आप कोई रिगरस वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक आपको म्यूजिक जो है वो बीट आपको जो है ना ड्राइव कर रही होती है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग महकती मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, जुम्बा के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि मेरी सिस्टर है, उनकी बाईं टांग में बहुत ज्यादा दर्द है, तो हो सकता है वो सीजन चेंज होने की वजह से हो, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज बता दें। अच्छा। और आज का टॉपिक जो है वो हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, और बड़ा अच्छा स्टार्ट लेती हैं आप, रिसर्च के साथ बात करती हैं, बहुत से व्यूज क्लियर होते हैं, तो जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो वो किस तरह स्पेंड करते हैं अपना फारिग टाइम? ये हमारा अलमिया है, और आप कह लें कि इंटरनेट फीवर जो है वो हर तरफ है। मैं चाहती हूँ कि फारिग टाइम में वो फिजिकल एक्टिविटीज करें, जैसे हम लोग क्या करते थे, फुटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह की चीजें। हाँ। लेकिन अब ये है कि बच्चे गेम्स की तरफ है, और रीडिंग भी अगर उन्हें करनी हो तो वो गूगल पे जाके करते हैं, ड्राइंग किताबें भी नहीं देखते, उसी पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होने की वजह से बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हैं। और बहुत तो आप क्या करते हैं? कोई आपका वजह से मेथड है जिससे आप उन्हें रोकती हो, या उनको जो है ज्यादा कहती हूँ कि जाके फिजिकल एक्टिविटी करो? मैं बिल्कुल कोशिश यही करती हूँ, एक्स्ट्रा टाइम में मैं उनको खुद यानी इन्वॉल्व करती हूँ कि आओ हम लोग इस तरह से बैडमिंटन खेलते हैं, या चलो हम वॉक पे चले, बैट बॉल खेलें। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा नेट यूज करने की वजह से मैंने जो चेंज देखा है बच्चों में, बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, शाउट करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं,
और बिल्कुल। अगर आप उनको कोई काम कहते तो वो बिल्कुल बड़े यानी बेशर्मी से आपको मना करते थे। मना, और हर वक्त थके हुए होते हैं। कभी नोटिस ऐसे किया, ही हर है, वक्त कुछ बिल्कुल। ना करते हुए पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे बैठे भी वो थक जाते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारे मसाइल हैं, आपने बहुत अच्छे पॉइंट आउट किए और ये सारी चीजें मैं नोट डाउन करी और एक एक का हल जो है हमारे जो आज एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनसे पूछते हैं। जी। अभी हम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू एक सो मच चीज फॉर मैं कॉलिंग। खास तौर पे मेंशन करना चाहूंगा, इन्होंने जैसे कहा है कि खुद इन्वॉल्व होती हैं बच्चों के साथ, अगर थोड़ा अब्बा जी भी थोड़े से इन्वॉल्व हो जाए ना, बड़ी तो वो important जो बात है ये। मेल हैं, जो बच्चे मेल हैं, मतलब वो जो लड़के हैं, उनको वाकई वो चीज फील होगी कि हाँ हमारे साथ कोई जुड़ के कर रहा है। ये थोड़ा थोड़ा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से, माँ को, बाप को, दोनों को थोड़ा थोड़ा दोनों बच्चों को को involve टाइम होना देना चाहिए। पड़ेगा, That's फिर so जाके important, होगा। ऐसे नहीं हो थोड़ा सा फिजिकली जैसे ना ग्रैबलिंग बंदा करता है बच्चों के साथ खेलता खेलते हुए, है, हाँ। वो चीज जो डेवलप करेगी ये सोच भी नहीं सकते, वो बाहर किसी चीज से नहीं सीख सकते ऐसी बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल, आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की कि बोथ पेरेंट्स शुड बी इक्वली इन्वॉल्व। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभी हम अब हमारा जो है जी वो एक तो आईटीबी को इसको टारगेट कर ठीक रहा है, है, वैसे ठीक फुल बॉडी आपकी श्रिंक करने वाला ये वर्कआउट है, ठीक है। बहुत पावरफुल बीट के साथ है, ठीक है। क्योंकि पावरफुल बीट होती है तो लोगों को लगता है पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, ये कर सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक से उसको लेके चले, और फिर रेपिटेशंस होती हैं इसमें। अच्छा, इन्होंने एक और बात भी पूछी कि इनकी बहन की टांग में भी दर्द हाँ है, जी, उसके लिए भी मैं उसके लिए भी ये बताऊंगा, अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी नहीं है तो फिर तो कोई मसल पुल हो सकता है, उसमें आप मसाज करें और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद स्टार्ट करें, उसको डिले नहीं करें। ठीक है। अगर कोई इंजरी है तो फिर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट जरूर करें, consult करने के बाद फिर करें। ठीक है। नॉर्मली तो मेरी क्लासेस में वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आते हैं, और डॉक्टर्स बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ट्रेंड अगर किसी बंदे के पास जाएंगे तो वो, और मेरी क्लासेस में बहुत सारे नीज के इश्यूज के साथ Issues लोग के आए साथ हैं सही। और इंप्रूव किए उन्होंने माशाल्लाह। ठीक है। मतलब लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप ऑर्थोपेडिस्ट से पहले कंसल्ट पहले करें, consult अगर वो करें, आपको देते हैं तो फिर मैं आपको मॉडिफिकेशंस बताऊंगा, मॉडिफिकेशन के साथ आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी लोग इवन, हालांकि आपको पता है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मूव भी नहीं कर सकते वो भी जुम्बा कर रहे होते हैं बिल्कुल। और स्वेट हुए होते हैं, वो उसी तरह। बिल्कुल। तो ये तो फिर इनका नीका है, अगर वो थोड़ा सा जो है आप इसका मसाज कीजिए और देख लीजिए कि इंजरी ना हो। अगर इंजरी नहीं है तो थोड़ा मसाज करें, मसल आपका जब ठीक हो जाएगा तो फिर आप उसके साथ जो है स्टार्ट कर सकते हैं वापस एक्सरसाइज। और जो मौसम चेंज होने वाला दर्द होता है ना, इसके अंदर तो आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखना ही पड़ता है। अभी की हम एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, मुझे लगता है हमने बहुत इंतजार करा दिया। जी बिल्कुल, ठीक है, ऑन द म्यूजिक जी। ऑन द म्यूजिक। Come on. Conmigo atrapa mi estilo, demuestra que tú sabes si bailando yo te sigo. Conmigo atrapa mi estilo, demuestra que tú sabes si bailando yo te sigo.
don't stop. Don't stop. Get it, don't stop. Get it, don't stop. Don't stop. Get it, don't stop. Get it, don't stop. ये साथ साथ क्या कह रहे थे? डोंट Don't stop. डोंट स्टॉप। ये मोटिवेशनल थी ना? मैं सुन रही थी, मैंने कहा डोंट स्टार्ट कह रहे हैं कि डोंट डोंट स्टॉप स्टॉप, कह रहे हैं। ये कह रहे हैं डोंट स्टॉप। अच्छा। और इसमें देखें वो पहले आपको फन में मूव देता है कि आप लेजी हो रहे हैं थोड़े करते करते और एकदम में आपको बीट उठा के ऊपर ले जाती है। हाँ। एक्चुअली म्यूजिक इज ड्राइविंग यू नो। Yes, I think Zumba is all about going with the flow, going with the Yes. music, and ये Yes. साथ वही- फीलिंग, और जितना फील करेंगे उतनी आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। Exactly. अपनी मर्जी के हम म्यूजिक पे इसीलिए कहते हैं जस्ट फील द म्यूजिक। फील द म्यूजिक। थैंक यू सो मच नसरुल्लाह। Thank you so much, आपको जी। पानी पिलाते हैं हम। जी, जरूर। Thank you जी। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Dream Zone 4G. वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर सर कलम की आधी कास्ट ने, सम ऑफ द कास्ट ने, वासिक अली, जैनब राजा और तैयब अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें कैसे पता चलेगा? कभी 5 मिनट पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास पहले भी इसकी कास्ट आई थी, सर कलम पे थोड़ी सी बात भी हुई थी, तो ये रीवैम्प होके हो रहा है दोबारा से ये ड्रामा, या क्या है? रीवैम्प नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि हमने बहुत सी चीज़ों की एडिशन और एक ग्रैंडर स्केल पे इस प्ले को लेके एक डिफरेंट स्केल पे इस प्ले को कर रहे हैं। ठीक है। पहले हमने एक डिफरेंट स्केल पे किया था, अब वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग अस। ठीक है। तो हम लोग अब कुछ काफ़ी चेंजेस के साथ दोबारा ये प्ले कर रहे हैं ऑन अ डिफरेंट लेवल। अच्छा ठीक है। तो जिन लोगों ने प्ले नहीं देखा है, जिन्हें स्टोरी के बारे में नहीं पता, तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बेसिकली स्टोरी इज एक राइटर के बारे में जो कि आजकल की जितने भी हमारे सब चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में लिखते हैं। एंड इस स्टोरी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अ प्ले बाय इंसेन। साहिबान खालिक को पहले भी हम लोग को काफ़ी प्लेस कर चुके हैं। सो इट्स डार्क कॉमेडी जो कि हमारी जो रोज़ाना की हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो हम करते हैं एज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, उसको एक ह्यूमरस वे में एक्सप्लेन किया है। एंड देन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी इसके साथ हम लोगों ने देने की कोशिश की है, विच आई थिंक जब हमारे व्यूअर्स आएंगे और प्ले देखेंगे तो उनको जरूर जब मैं बिल्कुल इन स्टोरियों में नहीं बताई, मेरी बड़ी कोशिश थी किसी तरह जो है बता दें। एक चीज जो हमें पिछली कास्ट से पता चली थी वो ये था कि ये सर कलम की बात नहीं हो रही है, ये सर अंग्रेजी वाले सर, दरअसल जो कलम उर्दू वाला जी। कलम है, ऐसा ही है। तो ये इसके पीछे क्या आइडिया है, मतलब इस नाम के पीछे? इसके पीछे दो चीजें हैं और वो आपको प्ले देखने के बाद ही पता चलेंगी कि ये कौन से सर कलम की कौन से सर कलम की बात नॉट फेयर है ये इसके अंदर बहुत कुछ है प्ले देखने के बाद। बट हाँ, जो हमारे राइटर हैं उनका नाम सर कलम है, जो इस प्ले में राइटर प्ले कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी स्टोरी है बेसिकली। अच्छा, आपका क्या रोल है इसमें? मैं इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स कर रही हूँ। अच्छा। और फर्स्ट टाइम थिएटर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने टीवी किया है, मिस स्वीट कंपटीशन में मैं विनर थी। तो टीवी से थिएटर में आना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, और वो भी पहली दफा में मल्टीपल कैरेक्टर्स करना इसलिए मुश्किल है कि क्योंकि टीवी इज वेरी इजी फॉर मी, एटलीस्ट इट इज। अच्छा। और टीवी में आपको रीटेक्स का टाइम मिलता है, आपको कोई गलती होती है, फंबल हो जाता है, आपको इम्प्रोवाइज नहीं करना पड़ता। आपके पास स्क्रिप्ट होता है, आप
हाँ। थिएटर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। और थिएटर में आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, आपको उसी टाइम को एक थिंकिंग करनी पड़ती है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको अपनी शक्ल पे वो लाए बगैर, ऑडियंस को बताए बगैर कि ओके आई मेस्ड इट अप, हाँ। आपको आगे चलना है। अच्छा, यू हैव टू मेक इट लुक लाइक ये कुछ पार्ट नहीं ऑफ द हुआ, शो था। हाँ, कुछ ऐसे नहीं ही हुआ, था। ऑडियंस को पता ही नहीं चलना चाहिए हाँ। कि कोई गलती हुई है। तो आई थिंक थिएटर इज वेरी डिफिकल्ट, और अच्छा। वो आपके अंदर का ट्रू आर्टिस्ट निकालता है। अरे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वैसे ट्रेनिंग आपकी उस आई बाय द वे फॉलोड द कंपटीशन एंड आई वाज रूटिंग फॉर अपने शहर के लिए। सो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन यू वन। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर एज वेल। आपको कभी उस कैपेसिटी में भी जो है ना हम यहाँ इनवाइट करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट उससे कोई प्रैक्टिस हुई आपकी, यू नो, स्क्रीन को फेस करने की, ऑडियंस को फेस Oh करने my की? God. हाँ। सारा आई थिंक जो मेरी ग्रूमिंग हुई है, जो सारी ट्रेनिंग हुई है, वो उसी कंपटीशन से हुई है। अच्छा। और उससे पहले भी मैंने काम किया था, बट बहुत कम, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी साथ, और फिर पढ़ाई के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। और प्लस इस्लामाबाद में मार्केट छोटी है, काम कम है, तो थोड़ा बहुत काम था, म्यूजिक वीडियोस किए थे, कुछ चीज़ें की थी। बट उसके बाद क्योंकि वो आपको एक पूरा महीना आपको उस कैमरा के सामने रहना है हर दिन, आपको टॉकीज देने हैं, आपको कंपटीशन में सब कुछ जजेस के सामने पेश होना है, पूरा एक कटहरा होता है और सब कुछ। तो वो आपकी जिस तरह की ग्रूमिंग करता है, कॉन्फिडेंस जितना बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस जितना आता है, आपको अपने आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने कभी रियलाइज नहीं की थी। लाइक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एक पैजेंट जीत सकती हूँ, एक कंपटीशन जीत सकती हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन है, और वो मैंने विन किया है। तो आई थिंक वो मुझे जो रियलाइजेशन है वो उसी कंपटीशन उसी से आई थिंक कॉन्फिडेंस पे आ जाता है। अच्छा, मैंने भी थोड़ा बहुत थिएटर किया, मुझे ये पता है थिएटर में यू हैव टू बी वेरी लाउड, है ना, बड़ा ओवर होना पड़ता है आपको। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए है ना जो Exaggerate कैमरे पे करना बिल्कुल पड़ता है। है ना, जो कैमरा बिल्कुल रिक्वायर्ड Exaggerate in a way कि you have to portray your character because there's a large audience and there are no mics and you have to stay in character. अपने character में रहते हुए आपने सब इमोशंस उसी तरीके से, बिकॉज आप जब लाउड होते हैं कई दफा आप इमोशंस जो है ना वो अपने एक्सप्रेशंस जो है वो लूज कर देते हैं, जो आप जब कैरेक्टर उसको लूज कर देते हैं। तो द ट्रिकीएस्ट थिंग अबाउट थिएटर इज कि यू हैव टू मेंटेन योर कैरेक्टर एंड यू हैव टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू द लास्ट पर्सन इन द ऑडियंस। आखिरी बंदे तक आपका एक्सप्रेशन भी जाना चाहिए, आपकी आवाज़ भी, प्रोजेक्शन आवाज़ की इसमें बड़ी बहुत मुझे matter बताएं करती है। आपका कैरेक्टर ड्रामे में कैसा है? मैं भी रियल मल्टीपल लाइफ पे नहीं कैरेक्टर्स बताना। रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर बता। बहुत अच्छा है। हम भी एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे जो एक्टर्स हैं वो एक से ज्यादा कैरेक्टर जो है वो अच्छा, ये perform कर रहे हैं। मतलब जरूरत थी ड्रामे की, लोग हाँ कम जी, थे इसी तरह यहाँ पे- ये बात नहीं है कि यहाँ लोग पे कम ये थे। ड्रामा लिखा ऐसा गया है। ये ड्रामे में एक पंच डाल रही है ये चीज कि अच्छा। वही लोग हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर, जिनकी आवाजें भी डिफरेंट हैं, जो चलते भी दोगले डिफरेंट तरीके दोगले से। लोग, हिपोक्रेट्स हैं। दोगले से भी है ना? ज्यादा दोगले अब multiple- आइए आप देखिए, दोगले आपको समझ आएगी। अच्छा। तो चलते भी डिफरेंट तरह हैं, आवाजें भी डिफरेंट हैं, तो वो एक चीज जो है एक बहुत बड़ा एलिमेंट प्ले में डालती है। एक बहुत पंच उसमें आता है कि यही लोग हैं जो कि इतना डायनामिक काम कर रहे हैं। अच्छा, is this sort of a political social comedy? Political, I नहीं wouldn't say कहेंगे, that. उसको मे बी सोशल, यस। आजकल के हमारे, क्योंकि हमारा एक इंसेन में हम कई दफ़ा आपस में भी ये चीज़ बात करते हैं, हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स को ले आए, थिएटर में पॉलिटिक्स को अब, क्योंकि एक चीज़ एक ऐसी होनी चाहिए हमारी ऑडियंस के पास जिसको वो जाए एंजॉय करे, और बाहर के जितने भी हमारे मुल्क में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है या बुरा, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाए। Because the last play that I saw was all about politics actually. It was all about politicians actually. तो मैं इसीलिए पूछ रही थी कि मतलब इसमें भी क्या ऐसा ही कोई एलिमेंट है? बिकॉज जब आपने कहा ना कि हम लोग सोसाइटी के जो डार्क एस्पेक्ट्स हैं उसमें ह्यूमर डाल के जो है वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल। तो उसके अंदर आई वाज लाइक मे बी यू ब्रॉट इन, यू नो, हम लोगों को क्योंकि आदत होती है ना हर चीज को बिल्कुल, गवर्नमेंट पे डाल politics देने की तरफ की, लेके जाने। तो मैंने कहा शायद वो भी आपने किसी तरह इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। नहीं, वो हम करना चाहते नहीं थे शुरू से। when हम- गुड थिंग टू डू। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज हम लोग वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम लोग जो आम आदमी है उसकी जिंदगी से जो चीज़ें रिलेट करते हैं, जिसको देख के वो अपने आप से अपनी नॉर्मल जिंदगी से रिलेट कर सकता है, हम उस चीज़ के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में मजाक करना, उस चीज़ के बारे में उसको दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पॉलिटिशियंस और सब चीज़ें बहुत, क्योंकि हर चीज़ में, अब तो क्रिकेट में भी बल्कि आ गई, तो बहुत सी चीज़ों में आ चुकी हैं, थिएटर को हम लोग नहीं कहेंगे। मैं अपने मॉर्निंग शो में भी नहीं आने देती, फौरन यहाँ से ना बात अदर। अच्छा, मुझे बताएं, स्टोरी तो आप हमें बता नहीं रहे,
ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, हाउ वुड यू बेसिकली यू नो एंटाइस देम टू कम एंड सी दिस? क्यों आए वो देखने के लिए? क्या है इसमें एक आम बंदे के लिए? इस तरह है कि प्ले एक सिंगल रन नहीं है। अच्छा, राइटर है, वो लिखता है, और मजे की बात इसमें यह है कि वो लिखता है और वो जो लिख रहा है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे वो लिखेगा वो हम करेंगे। अगर वो उसको वो बीच में सोचेगा कि नहीं अच्छा नहीं है, तो हम दोबारा रिवाइंड होंगे और जैसे वो चाहेगा हम उस तरह करेंगे। तो अच्छा, ये नाउ आई गेट इट, मल्टीपल कैरेक्टर्स Yes. कैसे? तो मतलब हम जो लोग ऊपर स्टेज पे हैं, वो उस राइटर के थॉट प्रोसेस जो वो सोच रहा है, जो वो कहता है कि नहीं ये गलती हो गई, ये करना है, ये नहीं करना, नहीं ये मैं लिख रहा हूँ, ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो अगर अपना पेज फाड़ के फेंकेगा तो हम, क्योंकि हम उसकी कहानी है तो हम भी बदल जाएंगे। तो फिक्शनल कैरेक्टर्स बेसिकली। तो वो जो उसके पेन से आ रहा है वो हम कर रहे हैं, हम भी जैसे वो बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी तो हम भी बदलेंगे। तो एक बड़े मजे की चीज है कि आप उसके थॉट प्रोसेस को साथ साथ चलते हुए देख रहे होते हैं कि यार वो अब ये मैं तो देखने उसकी आऊंगी। सोच। पहले आपने देखे अब मैं देखूंगी। अब देखूंगी। मुझे पता नहीं था ना पहले इसमें क्या है। एक टिकट बेच दिया बस एक ये डायनामिक बेच रहे हो मेरे शो पे आके भी बेच रहे हो है। नहीं, ये अब डार्क एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी डालो उसके हम अंदर। आपको गोल्डन प्लेट पे लाके नहीं, मैंने ये वाला डार्क एस्पेक्ट भी डालो उसके अंदर है। जो ये जो मुफ्त खोरे होते हैं, ठीक है, इसका भी डालना। अच्छा, तो वो मल्टीपल कहानियां लिखेगा, और वो हम वही लोग हैं जो उन कहानियों को पोर्ट्रे कर रहे हैं और उसमें हम एक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा, और जैसे वो कहानी बदलेगी तो वो सेट भी बदलेगा। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो थिएटर में आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, मल्टीपल सेट इससे पहले हाँ, नहीं हुआ। कि हमारी प्रोडक्शन भी इतनी बड़ी है और इतना हमें एक स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ रहा है कि हम इतनी टाइमिंग में पर्दा बंद होता है और जब पर्दा खुलता है तो वो दुनिया ही बदल गई होती है, क्योंकि उसकी कहानी बदल गई होती है। आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन हियर कि जो हमारे सेट के ऊपर जितने भी हमारी प्रोडक्शन की टीम जितनी भी काम कर रही है इस टाइम पे, दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। उन्होंने क्योंकि ये जो जब ऑडियंसेस भी इस प्ले को आके देखेंगे, जो वो सेट देखेंगे, तो उनको ये चीज रियलाइज हो कि ये कोई एक आम सिर्फ 4 सोफे लगा के सेट बनाई हुई चीज नहीं है, जिसके ऊपर इस सेट के ऊपर ओवरऑल बहुत अरसे से बहुत ज्यादा हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम काम कर रही है, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं अपने स्टेज की, जिसमें हमारे नीचे की एक लेयर के ऊपर भी एक्टर्स होंगे, ऊपर भी होंगे, तो ऑडियंसेस को एक बहुत डिफरेंट सी एक फील आएगी, जो कि उनको बाकी थिएटर प्लेस में जहाँ पे वो पहले गए होंगे वो नहीं आएगी। अच्छा, जबरदस्त। हैव यू थॉट ऑफ टेकिंग दिस टू अनदर सिटी? आगे लेके जाने का सोचा है? हमारा कराची प्लान में है कि इसको दूसरी सिटीज में भी करना है, बिकॉज इतने बड़े स्केल का प्ले है कि हम चाहते हैं कि ये चीज पूरा जो है पाकिस्तान देखे। हाँ बिल्कुल, very इसका nice. स्कोप बढ़े। तो आपने सोचा हुआ है कि ये बाकी शहरों में भी जाएगा? बिल्कुल, तो हमारा जितने बल्कि भी हमारा प्लान भी है कि हम लोग कराची एंड लाहौर, इस्लामाबाद का रन अभी 17 to 23 of March को है, उसके बाद हम लोग कराची जाएंगे और उसके बाद लाहौर जाएंगे। उसके बाद लाहौर जाएंगे। एक दफा अगर आप ऑडियंस को भी बता दें कि कब से कब तक आपका प्ले कहाँ पर है, टाइमिंग्स क्या है, सो दैट एवरीबॉडी नोस। सो ऑडियंसेस, हमारा प्ले सर कलम 17th to 23rd March PNCA इस्लामाबाद में 17th कल से ये प्रीमियर हो रहा है। आप लोग ज़रूर आइएगा, और जब इस प्ले के बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो डेप्थ इसकी स्टोरी के अंदर है, जो डेप्थ इसके हर कैरेक्टर में आपको मिलेगी, इवन कि जब आप हंस भी रहे होंगे, उस हर एक कैरेक्टर के ऊपर हर मेंबर ने, सिर्फ एक्टर ने नहीं, हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने हर कैरेक्टर पे इंतहाई मेहनत की है, जो कि आपको नजर आएगा भी। सो प्लीज डू कम 17 to 23rd March PNCA इस्लामाबाद। जबरदस्त। मैं बिकॉज आपने इतनी तारीफ की है राइटर की एंड एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू नो हु इज द राइटर फॉर दिस। साइबान खालिक ने प्ले लिखा है, दी इनसेन प्रोडक्शंस है, तो उसके हेड्स में से है साइबान खालिक, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, ही इज एक्टिंग एज वेल। तो इट्स अ वेरी डायनामिक पर्सन, मल्टी टैलेंटेड बंदा है और जबरदस्त राइटर। मेरा ख्याल है उसका इट्स द 8th प्ले, 8वां प्ले है जो वो लिख रहे हैं और वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम कन्विंस्ड आई विल बी कमिंग। आप लोगों में से किसी का, आप तो टीवी कर चुके हैं, राइट? हैव एनी वन ऑफ यू बीन इन टीवी एज वेल? टीवी टीवी नहीं, थिएटर का हमारा थिएटर का एक्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा थिएटर तक तो लिमिटेड है। सोचा है जाने का टीवी में? अपने अपने गोल्स की बात है। नहीं, फॉर मी इट्स डिफरेंट। मैं ये है कि अपने शौक से और रिक्रिएशनली एक्टिंग करता हूँ,
वरना आई एम एन इंजीनियर, तो मेरा फोकस उस तरफ है, तो अच्छा। आई हैव अ दोनों डे ही जॉब। engineers हैं। हाँ, हम एक दोनों ही इंजीनियर्स हैं, यस, वी आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी एज वेल, बैचेस डिफरेंट हैं, तो तो एवी कहते हैं एवी ड्राई सा सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग, देखिए इनमें भी आर्ट पाई जाती है। मैं तो इसलिए पूछती हूँ हमेशा, स्पेशली हमारी, क्योंकि वी हैव रियली गुड थिएटर प्रोडक्शन ओवर हियर, ठीक है। एक में वन ऑफ, अगर आपको कोई, मैंने वैसे अभी तक कभी कोई बुरा प्ले नहीं देखा, जितने भी लग गए हैं देयर ऑल यू नो वर्थ इट जब आप देख रहे होते हैं। तो जिस तरह हमने बात की कि इस्लामाबाद की इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सो आई एम होपफुल कि थिएटर इज टफर देन टीवी, ठीक है। तो अगर ये लोग आ जाते हैं, दे यू नो हैव योर ओन प्रोडक्शन हाउसेस, यू हैव एक्सपीरियंस एंड यू स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स और यू स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट ड्रामास और समथिंग, तो शायद इस्लामाबाद में छोटा सा इंडस्ट्री जो है ना वो डेवलप हो जाए। यहाँ पे क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। एंड हम लोग, मेरे ख्याल है सब इस चीज को मानते हैं कि शायद जो यहाँ पे इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं लोग, जो एक्टर्स या कोई इस तरीके से शो बिजनेस की तरफ या इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, उनको काफी चैलेंजेस फेस होते हैं, बिकॉज वो उनको शायद कहीं और मूव करना पड़ता है, उनको सब कुछ यहाँ पे छोड़ के, और वो उनके लिए बहुत एक रिस्की सी सिचुएशन है। एग्जैक्टली। So for them, I think that this is theater is the perfect start, जो कि इस्लामाबाद से लिया गया और इस्लामाबाद में इसकी बेस खड़ी की गई और है। फिर कराची वाले मेरे थिएटर के एक्टर्स को चुरा लेते हैं, तो वो सारे ड्रामों में आना शुरू हो जाते हैं ना, व्हिच इज गुड फॉर देम बिकॉज़ वी लव हाउ यू प्रोग्रेस एंड यू गो फॉरवर्ड। द लव फॉर थिएटर, एक एक्चुअल जो थिएटर एक्टर है उसके लिए कभी भी नहीं मरता, आई टेल यू। जितना भी आप ड्रामास कर लो, लेकिन जब आप एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, दैट इज नथिंग कंपेयर्ड टू टेलीविजन। हाँ, ज़ैनब would be the judge of that as well, है ना, because you've worked on both platforms, so you would know. अभी लाइव ऑडियंस के सामने कल इंशाल्लाह, बट अभी तक जितना एक्सपीरियंस जा रहा है, आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको, मुझे पहले ये आइडिया नहीं था कि मैं भी किसी चीज़ को इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ, मतलब मुझे था कि अच्छा स्क्रिप्ट मिले, मैं आई कैन एक्ट, बट इम्प्रोवाइज करके जो मज़ा आता है ना, I know, you can put your own feel into the character as well. So best of luck for the play. कल से ये Thank start you. हो रहा है, इंशाल्लाह। कल से start हो रहा है। Please everybody should go and watch it, और feedback इन्हें जरूर दीजिएगा so they can work on the constructive criticism. Please no hate, no hate comments, ठीक है? Constructive criticism. Best of luck. I hope this works out. I will definitely be there to watch it. इंशाल्लाह। और फिर मैं अब आप लोगों को आके ना स्टोरी खुद ही बता दूँगी। Thank you so much for being on the show. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है शेफ इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बना रहे हैं आज? बड़ी इंटरेस्टिंग अंग्रेजी चीज बन रही है ना? अंग्रेजी ही है ना? क्या बन रहा है आज? ये एक इटालियन रेसिपी है। ठीक है। अच्छा, इसके दो पार्ट्स हैं। नाम तो इसका है चिकन मोज़रेला चिकन विद स्पेगेटी मारिनारा। अच्छा, पहले थोड़ा सा ये डिफाइन कर दूं कि ये स्पेगेटी मारिनारा क्या है और ये मोज़रेला चिकन जो है ये क्या है। जो स्पेगेटी मारिनारा है वो बहुत ही इजी सी एक केलम टोमेटो सॉस में रेसिपी बनी हुई है। ठीक है। मैरिनारा से कुछ साल्सा टाइप मेरे दिमाग में चीज आ गई। इटालियन में कहते हैं ना इसको। ठीक है। ये नूडल्स हैं स्पेगेटीज जो मैंने बॉईल किए हुए हैं। आप इसके अंदर दूसरा भी कोई पास्ता यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये स्पेगेटी मारिनारा के लिए जो मैंने सॉस बनाई, ये बेसिक टोमेटो सॉस है जो आपके पास जार्स में भी अवेलेबल होती है मार्केट में, और आप खुद भी बनाए। मैंने आपको शायद पहले भी बनानी बताई है एक दो दफा प्रोग्राम्स में कि आपने ऑयल लिया, उसमें एक अनियन आपने चॉप करके डाला, जब वो सॉफ्ट हो गया उसके अंदर आपने 1 टीस्पून गार्लिक डाला, और उसके अंदर आपने साथ ही 4 से 5 चॉप टमाटोस और 3 से 4 टेबल स्पून आपने टमाटो प्यूरी या टमाटो आपकी जो है पेस्ट वो ऐड की। ठीक है। साथ में आपने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो का इस्तेमाल करना है। तो जब वो रेडी हो जाएगी वो इस तरह की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है। और ये होममेड है, यानी अच्छा, मैंने कल घर पे जबरदस्त। बनाई है और आपको नजर आ रही है। क्या बात। ये चंकी सी है, आप समझे जैसे पाकिस्तानी आप मसाला बनाते हैं ना टमाटर प्याज का, ये वही है। लेकिन इंग्लिश खानों में मैंने बहुत दफा बताया कि इसको आपने ब्राउन नहीं करना होता, ना प्याज को ना गार्लिक को। तो इन दोनों चीजों को ब्राउन नहीं किया, बना के जार में रख लें। आपने जब भी चिकन के साथ इसको सर्व करना है, फिश के साथ करना है, इसको स्पेगेटीज पे टॉस करके देना है, तो आप इस तरह दे सकते हैं। मैं अपने घर में बच्चों को ऐसे ही देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एक स्टेप हो गया। इसको हम इसके साथ टॉस करेंगे और प्लेट में रखेंगे। जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो मोज़रेला चीज के साथ चिकन है, वो भी बहुत इजी सा है। ये आपको मैदा नजर आ रहा है। ये एक चिकन फिले था, एक चिकन ब्रेस्ट, उसके मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं। आप चाहें
तो इसके जूलियन चिकन भी कर सकते हैं आप, लंबा इसको भी क्यूब काट में भी सकते हाँ ठीक बिल्कुल है। कर सकते हैं, इजी जैसे आपको लगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये कुछ बेसिक लवाजमान नजर आ रहे हैं जो मैंने बहुत दफा ये अपनी रेसिपी में कई मरतबा यूज किए हैं। ठीक है। एक अंडा, इसको साथ में फेंट देंगे। अच्छा, इसके अंदर वही सब चीजें जो मैंने शायद आपको 2-3 दफा पहले जब मैंने फिश बनाई थी और फ्राइड चिकन तो हमने इस्तेमाल किया था, ये वही मैरिनेशन है ऑलमोस्ट। ठीक इसके है। अंदर ये नमक थोड़ा सा डल जाएगा जितना आपको पसंद है। ठीक है। वूस्टरशायर सॉस ये इस्तेमाल होगी। ठीक है। हर्ब्स में आपके पास ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, ये सब बेसिक सी वही चीजें हैं जो आप बार बार यूज करते रहे हैं। मस्टर्ड चम्मच दे दो हाँ आपको? प्लीज, मस्टर्ड, फ्रेंच मस्टर्ड पेस्ट। ये एक मैरिनेशन बना के आप रखें, ये आपकी बहुत सारे फ्राइड चिकन में, फ्राइड फिश में इसमें काम आएगी। चॉप गार्लिक। अच्छा, लहसुन को ताज़ा चॉप किया करें, उसका अपना एक जायका होता अपना है और जायका हरा होता है, नहीं, पुराने लहसुन का एकदम पता चलता है, बिल्कुल वो हरा हो जाता है, हरा हो जाता है और उसका टेस्ट भी बड़ा अजीब सा बहुत हो जाता फर्क हो है जाता ना, है। फर्क सा हो जाता है। ये है थोड़ी सी क्रश रेड चिली, चूंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे। ठीक है। अगर बच्चे हैं आप तो प्लीज बच्चों के लिए आप लाल मिर्चों से परहेज करें, कम डालें उसमें कम या ना डालें, डालें। हमारे जैसे साथ एक उनको कॉलर पसंद भी है। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी चायशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो है बहुत अच्छा शो आप कह रही हैं और बच्चों के मुतालिक है। मैं यही कहती हूँ कि बच्चों के मुतालिक जरूर बात होनी चाहिए क्योंकि बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं और उन और जो है उनके मुतालिक जरूर मैं कहती हूँ बल्कि हफ्ते में एक बार जरूर शो होना चाहिए, है ना बच्चों पे, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। और जो है मैं तो ये मेरे जो बच्चे हैं, बेटे को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो वो जैसे ही फारिग होते हैं तो उसको शौक होता है कि मैं बैट बॉल उठाऊं और बस क्रिकेट खेलना शुरू ये तो कर दूं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है इसमें। जी, मैं कभी मना नहीं करती हूँ क्योंकि ना देखिए वो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि उनको मना नहीं करना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी भी है और थोड़ा उनका ज़हन भी चेंज हो जाता है कि पढ़ाई करके नहीं, बोर हो जाते जबरदस्त हैं। भाई, बड़े आपके फदार बच्चे हैं कि पढ़ाई के वक्त वो पढ़ाई कर रहे हैं और वैसे जो उनकी कोई अच्छी सी फिजिकल एक्टिविटी भी चल रही है साथ में। और जो उनको मेरा appreciate करना चाहिए। छोटा बेटा है ना वो लाइनें खींचता रहता था, तो मैं उसे अब कहती हूँ कि जो स्कूल में आप आज करके आए हो ना या बच्चों के साथ जो एक्टिविटी की है उसकी तस्वीरें बनाओ, तो वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनाता है। तो मैं उन्हें जी बिल्कुल। और जो बहुत है जबरदस्त। अच्छा, अम्मा भी क्रिएटिव है ना, देखें काम टास्क कितने क्रिएटिव देती हैं। ये जो स्कूल में किया उसकी जो है ना पिक्चर बना के सिखाने दिखाओ का मुझे। तरीका है ना, बच्चों की हाँ। ग्रूमिंग का तरीका और उसको ही है। शौक है ये करने का, बात सुन जी लेता है। बिल्कुल, बहुत शौक है उसको। वो बना कर ना आड़ी टेढ़ी, अभी तो इतनी अच्छी तो नहीं बनाता है, 3 क्लास में है तो अभी थोड़ी बनाता है। ये ना कहें उसको दिल खराब हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बनाते हैं बेटा, इससे भी अच्छी बनाएंगे। हाँ। नहीं, मैं उसको तो उसकी तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उसके सामने नहीं कहती हूँ, लेकिन ये है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। और जो है आपकी शेफ बड़ा अच्छा जो खाना बना रही है, तो मैं इनसे ये कहूँगी कि मुझे ना ये गरम मसालों का नहीं समझ आता है कि जो मिक्स गरम मसाला पीस कर हम रखते हैं तो उसकी बताएं कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए सारी चीज़ों की, जो अच्छा सा पिसा हुआ गरम मसाला बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पता है ये मैं हर वक्त सोच रही होती हूँ, सवाल मैंने कभी किया नहीं कि ये जो मिक्स गरम मसाला साबित तो आपको मिल जाता है, ठीक है, उसमें तो एक एक चीज फेंक दी आपने खाने में, लेकिन जब उसको क्रश करना है तो कितना क्वांटिटी लेके का बहुत हिसाब रखना पड़ता है। तो कितना डालना चाहिए? अच्छा, उसमें अब देखें कितनी सारी चीजें हैं, उसमें दालचीनी है, लौंग है, मोटी काली इलायची है, उसके अंदर करी बादियान का पत्ता है, फूल है। बादियान है, जायफल है, जावित्री है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जीरा है और काली मिर्च है। अब बेसिकली क्या होता है, जो अरोमा उठता है ना वो जीरा है, उसका बहुत खुशबू आती है, दालचीनी की खुशबू बहुत ज्यादा आती है, और जो आपकी वो जो जायफल गोल जावित्री है, वो जो गोल चीज हाँ, होती है। नटमेग और नटमेग की, बेकर, उसकी। लेकिन नटमेग आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना होता ऐसे कड़वा हो उसको, जाता तो क्योंकि आपने उसको वो क्या कहते हैं घिसना होता है, कद्दूकश करना होता है, तो वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है। जैसे आपने 2 चम्मच जीरा लिया है तो आपने उसमें आधी टीस्पून आपने डाल दिया है ब्लैक पेपर की, आधी आपने डाल दी है लौंग के, 1 आपने डाल दिया उसमें बे लीफ, 1 आपने उसके अंदर डाल दिया है ये दालचीनी। अच्छा, जो नटमेग है वो आपने 1 लेना, लेकिन उसका भी आधा आपने डालना है, नटमेग भी, और दूसरा ये जो जावित्री है वो भी। अच्छा, वो भी पुलाव में बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन अब वो ना भी डालें, अगर निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। और जो मोटी हरी इलायची, काली इलायची है वो भी 1 आपने लेनी है, क्योंकि इसमें जीरा और काली मिर्च इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, और खुशबू जो है वो भी इन्हीं से ज्यादा उठती है, और दालचीनी से। लेकिन दालचीनी ज्यादा डालने से ये होता है कि थोड़ा सा स्पाइस जो है ना मीठा आ जाता है, क्योंकि दालचीनी आपको पता है स्वीट्स में बहुत इस्तेमाल होती है, डिजर्ट्स में उसका बहुत इस्तेमाल है,
ठीक है, जबरदस्त। हम आपको क्वांटिटी बता दी, मसाला बना के ना तो थोड़ा सा मुझे भी भेज दीजिएगा। अच्छा चले मैं ये आपको रेसिपी बता दूं जी जी कि जो हमारे स्टेप के था, ये मैंने नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च लगाई है। आपके पास टाइम है ना, आप घर पे बना के इस तरह पहले रख लें। ठीक है। अपने चिकन के पीसेस को इस तरह से बनाएं ताकि इसके अंदर भी जायका चला जाए। फिर मैंने इसको हल्का सा इस मैदे में कोट, ठीक है, ठीक है, और फिर इसको मैंने अंडे में डिप करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर आपको डबल क्रम चाहिए तो आप इसको दोबारा से अंडा और मैदा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं इसको डायरेक्ट ब्रेड क्रम के अंदर लगाऊंगी, फिर फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद ये जो टोमेटो सॉस मैंने बनाई है, जब ये फ्राई होके आ जाएगा, इसके टॉप पे मैं टोमेटो सॉस लगाऊंगी, ये मैरिनारा सॉस, और उसके ऊपर ये जो मोज़रेला चीज मैंने कद्दूकश करके रखी हुई है, ये मार्केट में बहुत ही आराम से मिलती है, लेकिन प्लीज अच्छे ब्रांड की लें, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। आपने अपने घर वालों के लिए, प्यारों के लिए जो चीज बनानी है ना, प्लीज जरा उसके लिए क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक आप थोड़ा खिलाएं, लेकिन प्लीज अच्छा और सुथरा खिला दें। आप इतने प्यार से बना रहे हैं तो आप 200-300 रुपए के पीछे जो है ना, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें, वो बहुत चलती है सीरियसली। अच्छी चीज जो है ना, वो आपने अपने बच्चों को खिलाना है, प्यार से खिलाएं, अच्छी चीज खिलाएं। अच्छा, ना आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, आप मुझे बताएं टेक्नोलॉजी से कैसे दूर रखती हैं आप उन्हें? मैं डांट डपट करके। अच्छा, मान जाते हैं? मना लेती हूँ, गुस्सा करती हूँ बाज़ दफा, मना लेती हूँ। मैं सही बता रही, झूठ नहीं बोलती। मेरी बेटियां भी जो है ना, वो चिपक जाती हैं फोन के ऊपर। कुछ हमारा अपना भी कसूर है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हीं का कसूर है, मेरी अपनी भी गलती होती है। मैं कभी उनको दे देती हूँ, अच्छे लो, मैंने कुछ कार्टून डाउनलोड किए होते हैं, वो देख लेती हैं, लेकिन फिर मेरी अम्मी भी कहती है कि आधे घंटे से ज्यादा मत दो, बस आधे घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इसके नुकसान भी हैं। सुंदर, ये अच्छी चीज नहीं है। हमारे वक्त में क्या था, आपकी बेचारी जो है वो खराब हो जाती है, सबसे पहले वही खराब होती लोगों को होना शुरू हो गए। दिमाग आपका कॉन्स्टेंटली जो है ना, मैं सोचे आप ना गर्दो गुबार डाल रहे हैं अपने दिमाग में, जितना ज्यादा आप उस रेडिएशन से वो है ना, आपकी नेक में प्रॉब्लम हो जाता है। नेक में प्रॉब्लम, आजकल पोस्चर इशू, हर दूसरे बंदे का पोस्चर खराब है इसी वजह से, क्योंकि आप ऐसे रहते हैं आपको कि आप इस तरह ना ज्यादा इस्तेमाल करें। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, आप खेल से दूर हो जाते हैं, भागदौड़ से दूर हो जाते हैं। बस आपने फोन उठाया और आप उसके ऊपर, या लैपटॉप है या जो भी आईपैड है आपका, तो मेरी नजर में ना ये अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी भी है, बिल्कुल। उनकी आर्गुमेंट होती है कि जिस तरह हमारे उनका नाम भूल गए, हमारे वो गेमर कौन है जो हमारे पाकिस्तान से नंबर 1 पे है इस वक्त, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड, और वो गेमिंग करते थे और फिर उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल गेमिंग शुरू की, और वो जो है आई थिंक डोटा के वर्ल्ड उसमें गए, टूर्नामेंट में गए और वो जीत गए। नाउ दैट इज वन एक्सेप्शन जिनको उन्होंने अपना करियर भी बना लिया है, वो जो पैशन बन गया है, बट दैट डज नॉट मीन कि उसके कोई नुकसानात नहीं है आपकी बॉडी पे। जब आप इतना कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी से, आपको पता है द राइट पोस्चर, मैं आपको बताती हूँ, टू होल्ड फोन, अगर ये आपका फोन है ना, तो इसका जो राइट पोस्चर है पकड़ने का, वो ये है, ऐसे आपने फोन इस्तेमाल करना है। हम में से कितने लोग ऐसे फोन इस्तेमाल करते हैं? हम ये हैं, हम कॉन्स्टेंटली ये होते हैं। इसकी वजह से आपकी नेक के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, आपके दिमाग पे इससे स्ट्रेन पड़ता है, आपकी कमर, स्पाइनल कॉर्ड पे इससे स्ट्रेन पड़ता है, और फिर ये जो हर किस्म की दर्द होती है, ये भी इसी वजह से होती है। तो जो यूं इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हमारे अम्मा अब्बा पे हम हंसते हैं, क्योंकि यूजली मेरी अम्मी ना अपने चश्मे यूं नीचे करके ना तो यूं इस्तेमाल करती है ना फोन, तो मुझे कहती है मेरा एटलीस्ट पोस्चर तो तुमसे बेहतर है। हाँ, वो यूं करके इस्तेमाल करते हैं ना फोन, मुझे बड़ा फायदा हो गया ना इस बात उनको फायदा हो गया। अच्छा, डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपने रात को सोते हुए मोबाइल जो है ना वो अपने पास नहीं रखना, उसकी जो रेजेस हैं वो बहुत ही आपके लिए बुरी हैं, और आपने रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल, ये भी बड़ा एक इशू है। बिल्कुल, मैं तो बहुत दफा ये आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपके दिमाग को एटलीस्ट जो है ना 6 घंटे चाहिए होते हैं टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। जो गर्दो गुबार पूरे दिन का बैठ जाते हैं ना दिमाग में, वो इसी टेक्नोलॉजी से, तो वो निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 6 घंटे चाहिए होते हैं, और वो 6 घंटे स्टार्ट होते हैं आपके बेड पे जाने से 3 घंटे बाद एटलीस्ट। अच्छा। आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगते हैं डीप स्लीप में जाने के लिए, और डीप उसके बाद आपका जो है ना क्लीनिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो जब आप बिल्कुल अपनी टेक्नोलॉजी, मतलब ये आपका फोन है, और जैसे ही आप उसको देखते देखते आप सो जाते हैं 12-1 बजे तक, और उसके बाद सोचे 3 बजे वो स्टार्ट होगा क्लीनिंग सिस्टम, फिर 6 बजे आपने उठ जाना है, तो दिमाग में ना रोज वो गुदा लेके, वो गुब्बार लेके उठ वही उठ रहा है, फिर आपकी क्या फ्रेशनेस है? फ्रेशनेस नहीं है, लेथार्जिक होंगे, आप बीमार फील करेंगे अपने आप को। ऐसा ही उससे बेहतर है कि आप इस चीज से अवॉइड करें। वैसे देखिए पुराने वक्तों में भी कौन सा मोबाइल फोन और ये चीजें थी, तो क्या लोग, क्या लिविंग स्टाइल अच्छा नहीं था? बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो,
थिंक हो गई, कॉलर हो गई। हमारे जो है ना वो कहीं चले गए। मैं तो हमेशा कहती हूँ सोने से पहले अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 10 बजे, 2 घंटे पहले बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, फोन बंद कर दें, लैपटॉप बंद कर दें। वो 2 घंटे जो है थोड़ी सी वॉक कर लें, कोई बातचीत कर लें घर में किसी के साथ, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लें, कोई किताब पढ़ लें, बुक और पढ़ लें बच्चों के कोई। लिए भी कहते हैं कि अगर आपके बच्चे सुबह 7 बजे उठते हैं तो आप उनको रात को तकरीबन 5:30 बजे सुला दें, ये रिसर्च कहती हैं, ताकि वो फ्रेश होकर उठें। 5:30? हाँ 5:30? सीरियसली मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि मैं भी इस पर पहले भी नहीं करती थी। बस अगर सुबह 7 बजे उठना है मेरे बच्चे तो 8 बजे तक सो जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ये रिसर्च पढ़ी कि आप उनको पहले सुनाएं, ताकि ये वो गांव और वाला fresh है हो ना, जाएं। गांव वाला सिस्टम है। देखें आपके जो गांव वाले अच्छे पूरा जो सिस्टम होता है ना वो नमाजों के साथ सेट हुआ हुआ होता है। जब जब अजान होती है ना उस वक्त के साथ बिल्कुल आपका सही सेट हुआ बात हुआ है। होता है। हमारे टाइम हुआ एक अच्छा, छोटी सी सुंदर। ब्रेक के बाद हम किचन में ही वापस आ रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, किचन में तो हम आगे यहाँ फिर से मैं आपको जो दोबारा है इधर से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, सही है। रेसिपी हम को। कुछ जो है चीजें वो अवन में लगा देंगे, आपको साथ साथ बता भी देंगे कि हमने अवन में क्या डाला है। मैं थोड़ी बस ये सी- बता दूं कि ये इसके जो फ्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं ये मैरिनारा सॉस, टमाटो सॉस जो है इसके चिकन की फिले के ऊपर कोट करके ये हम आपको दिखाते हैं, हम तसल्ली से दिखाते हैं। चलें, टेंशन चलें, ना, हम छोटी break सी ले ब्रेक के लेते बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर अभी जो है चिकन पे हमने मैरिनारा सॉस लगा दी है और अब हम क्या करेंगे? मैरिनारा सॉस लगा ली। अब ये जो मोज़रेला चीज है ये मैं इसके टॉप पे डाल के इसको बेक करूंगी। अच्छा, ये आप चाहें तो आप इसको फ्राई ना भी करें, ठीक है। फ्राई किए बगैर भी आप इसको एज इट इज भी बेक कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्रम लगाया और क्रम लगा के जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो इसको एज इट इज कर लें, लेकिन मैं पसंद करूंगी इसको फ्राई करके थोड़ा टेस्ट ज्यादा करना। और जो मैरिनारा सॉस है ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, टमाटो सॉस की, टमाटो ये जो है किसी भी अच्छे ब्रांड की मिल जाती है। इसको मैं ओवन में बेक करूंगी। जब इसके बाद कलर आ जाएगा थोड़ी सी चीज उठा लो, बिल्कुल उठा लें इस स्पैगेटी पे डालने के लिए। बिल्कुल मैं यहाँ से ना हमेशा बटर और चीज चोरी कर रही होती हूँ। बटर चीज एंड क्रीम, मेरे मोटापे का राज माशाल्लाह, क्रीम, माशाल्लाह। चीज, बटर। तो मेरी स्मार्टनेस का राज क्या है? आपका मोटापा और मेरी स्मार्टनेस। मैं जो थी दुबली पतली हूँ। हम दोनों हैं, मैं बता रही हूँ, हम दोनों एक जैसे हैं। और ये जो स्पेगेटीज थी ये मैंने बाकी जो टमाटो सॉस बची थी उसके अंदर टॉस कर दी है। इसको प्लेट में निकालेंगे, जब भी बेक हो जाएगा उसके ऊपर रखेंगे। और एक बात और, वो जो लास्ट टाइम हमारे पास नौरीन आई थी कॉलर एक, वो कह रही थी कि मुझे कोई इजी से चिकन नगेट्स बताएं। इससे को आप चिकन नगेट्स बना सकते हैं, क्यूब में काट लें। ठीक है। और ये सेम जो प्रोसीजर मैंने बताया, अंडा, मैदा, ब्रेड क्रम और इस तरह लगा के आप बच्चों को ये भी एक इजी नगेट्स बना के दे सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो अभी हम इसको ओवन में डाल दें। इसको मैं सिर्फ कलर देने के लिए ओवन में रखूंगी और जैसे ही कलर आ जाएगा हम इसके ऊपर प्लेटर में लगा के प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, बाकी हमारी ठीक है? सारी चीजें यहाँ पर रेडी हो बिल्कुल। चुकी हैं। बात हमने आज जी करनी है बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेक्नोलॉजी का। हमारा एक्सपर्ट पैनल जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं इनका इंट्रोडक्शन भी जो है वो कराती जाती हूँ। हैं जी? ओह भाई, छोटा सा जो है टेक्निकल एरर है, आप लोगों की हम बात जो है नहीं सुन सकेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग, वीर ऑल गियर्ड अप नाउ। और अब जो है हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं वेलकम करूंगी हमारे एक्सपर्ट पैनल को। साइका राज़िक है हमारे साथ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हमारे साथ है शुमाइला अकरम जो कि एक टीचर हैं और स्कूल्स की रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कितना प्रेशर है आप पे जो है कि इंट्रोडक्शन करा रही हैं, सारे स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं? काफ़ी ज़्यादा है ना, काफ़ी प्रेशर हो गया। और हमारे साथ है सिकंदर हयात, मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आई वुड वांट हिम टू मोटिवेट द किड्स कि वो छोड़ दे टेक्नोलॉजी। I would love to do that, मैं ज़रूर करूँगा। है ना, ऐसा ही है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल के बच्चों का टेम्परामेंट अगर देखा जाए तो थोड़ा एजिटेटेड होता है, वो हमेशा जो चिड़चिड़े से होते हैं, बात नहीं सुनते। जैसे हमारी कॉलर ने कहा कि ब्लंटली मना कर देते हैं उनसे कोई काम कहा जाए, फिर पूरा दिन एक ही चेयर पे बैठे बैठे भी वो थके हुए होते हैं। तो इसका क्या रिलेशन है टेक्नोलॉजी से? मेरे ख्याल में बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत लाइवली होते हैं। हाँ, ये है कि जो एनवायरनमेंट उनको मिल रही है आजकल विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमारे वक्त में बच्चे साइकिलिंग करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, दरख्तों पे चढ़ना, रस्सी के साथ खेलना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। लेकिन अब जो वक्त के हिसाब से ज़रूरत है टेक्नोलॉजी उनको यूज़ भी करना है, लेकिन पेरेंट्स इतने इक्विप्ड नहीं हैं इस वक्त। कुछ अरसे बाद हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ होना चाहिए और बाकी जो उनकी एक्टिविटीज़ है उनको कितनी प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो जब एक एडिक्शन में वो जा रहे हैं बच्चे, जिस चीज़ को एंजॉय करें, आप बॉल भी बच्चे से लेंगे तो वो एजिटेशन का मुजाहरा करेगा। इस वक्त बच्चे के पास बॉल नहीं है, उसके पास लैपटॉप है, आईपैड है, आईफोन्स हैं, तो आप उसकी पसंद की कोई भी चीज़ लेंगे तो उसने एजिटेशन का मुजाहरा करना है। सही, ठीक। अब हम अगर इसको सिर्फ लेबल करेंगे टेक्नोलॉजी की वजह से एजिटेशन आ रही है, तो फिर ये थोड़ी सी ज्यादती है बच्चों के साथ। सही, मतलब जिस चीज से उनकी अटैचमेंट हो जाए, जो भी उनके लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो, जब वो आप उनसे लेंगे तो उन्होंने एजिटेट होना है। बट अनफॉर्चुनेटली इन दीज टाइम्स इट्स इंटरनेट। ऐसा ही है। बल्कि बात तो ये है कि अगर हमसे भी लिया जाए, जितना व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, जितना फेसबुक हम यूज करते हैं, हम तो चॉइसेस बना सकते हैं, डिसीजंस बना सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ब्लॉक करके हमसे भी कोई चीज लेगा तो एजिटेशन तो हमारे अंदर भी आएगी। हमारे अंदर भी आएगी। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि देयर इज एक्चुअली गैजेट्स जो बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपना फोन लॉक कर सकते हैं फॉर अ टाइम पीरियड। मैंने देखा था कोई बॉक्स सा है उसमें अपना फोन रख दें, उसको बंद कर दें और जब तक उतना टाइम नहीं गुजरेगा वो बॉक्स नहीं खुलेगा। सो दिस इज फॉर अडल्ट्स। मतलब इतनी ज्यादा इसकी एडिक्शन हो गई है। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि गैजेट्स जो है वो बच्चों को हार्मफुल है, उसमें हार्मफुल रेज है, वो उससे एडिक्ट्स बन गए हैं वो। फिर दूसरी तरफ स्कूल्स आर काइंड ऑफ प्रमोटिंग दिस कि आपके जो है स्कूल में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्चुअली क्लासरूम में जो है टैबलेट्स हैं, दे आर इक्विप्ड विद दैट। एग्जैक्टली। तो ये क्या है? इसकी वजह ये है कि सुंदस, मैं उनके पॉइंट को सेकंड करूंगी कि हम अगर अंडर डेवलपिंग 2 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे और लैपटॉप आईपैड्स दे देंगे कि बेटा आप इसके ऊपर गेम्स खेलें, वो फिर जब 10 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो कहेगा कि व्हाई यू आस्किंग इट बैक। अब तो मुझे इसका पता है कि मैंने गेम्स खेलनी है, और उसको सिर्फ पर्पस यही पता है कि गेम खेलनी है। और जब आप अपने बच्चों को रोल मॉडल कर रहे हो, आप स्कूल्स में असल में बैलेंस कहाँ पे हम बना सकते हैं? हम उसको मॉनिटर करके रिसोर्सफुल बना सकते हैं। डेफिनेटली एक मेडिसिन है हमारे पास, हम उसको अपने अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुरे के लिए भी। आप बच्चे को दे दें पूरी बॉटल उसने पी ली तो दैट इज वेरी डेंजरस। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन उसने अगर एक स्पून ले लिया तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब हमारे अगर प्री नर्सरीज में भी बच्चे हैं, जो 4 साल का बच्चा है, उसको आपने आईपैड पकड़ा दिया है कि ठीक है आप इसके ऊपर देखो, आपने उसको हाथों के ऊपर पहले हैंड्स ऑन सिखाया कि आपने एडिशन कैसे करनी है। ठीक है बेटा, आपके घर में भी आपको पेरेंट्स दे रहे हैं तो आप इसको इस तरह यूज करो कि आप इनको एडिशन को यूं कर लो। आपने 4 एग्स को ऐड किया, 4 + 2 किया, आपके पास रिजल्ट क्या आया। सो इट इज, आप उसको कितना पॉजिटिवली यूज करते हो। हाँ, आप उसको एक रिसोर्स बनाते हो या आप उसको सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना रहे हो? मतलब उसको किस तरह मोनेटाइज किया जाए, किस तरह आप उसको कि कौन जो है किस तरह उसका इस्तेमाल करो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि आजकल अगर आप नॉलेज को एक बुक के एक पेज पे लिमिट कर दो कि आपने जो भी सीखना है वो पेज नंबर 52 पे लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा जुल्म है। यू हैव सो मच टू लर्न। मतलब रिसर्च ये कहती है कि आप
सिर्फ रीडिंग से ही नहीं सीख सकते, आप विजुअल से सीख सकते हो, आप ऑडियो से सीख सकते हो, साइकोमोटर स्किल्स हैं आपके पास। सो आप उन चीज़ों को इन्हांस करो अपने बच्चों में, ताकि वो सिर्फ एक रटलाइजेशन से बाहर आए और अपने उस कॉन्सेप्ट को जो उसने 4 साल की उम्र में सीखा, अपने उस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर सके जो वो 10 साल 12 साल की एज में सीखे। और अगर वो इंजीनियरिंग में भी जाता है, डॉक्टर्स पे जाता है, हर डिफरेंट चीज में जाता है, स्कूल बेसिकली बेस है इस सब चीज की। अगर हम इसको इतना प्रोडक्टिव कर लें अपने बच्चों के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छे इस्तेमाल हर चीज का सिखाएं। आप उनकी मॉरल वैल्यूज से लेकर, स्कूल तो रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा बच्चा उधर ही टाइम गुजारता है, हर चीज में सिखाएं कि ठीक है हम आपके रोल मॉडल्स हैं। अब टीचर क्लास में खड़ी है और मोबाइल के ऊपर खुद बिजी है, तो बच्चा क्या सीख रहा है? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं आगे लेकर चलूंगी। एक तो पेरेंट्स का रोल और टीचर्स का रोल इन सेटिंग एन एग्जाम्पल कि आपने कैसे जो है वो इस्तेमाल करना। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती है हमेशा की तरह हमें, और अच्छे अच्छे आइडियाज भी लेकर आती हैं। ये भी एक बिल्कुल नया ही लगता है हमें हर दफा के ये टॉपिक के बच्चे वक्त में क्या करते हैं। पहले के जो होती थी आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, बिल्कुल, लेकिन जितना माहौल और टाइम चेंज होता जाता है तो इसी तरह अब इंडोर आ गई सारी की, और यही बच्चों के लिए बहुत बुरी भी साबित हो सकती है अगर उसको वो पॉजिटिवली ले। तब नहीं हो सकती कि अगर वो उसको पॉजिटिवली ले, लेकिन अगर नेगेटिवली लेते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम उसी में गुजारते हैं तो वो बिल्कुल डल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो उसके साथ अपनी स्टडीज को भी लेके चलते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं, मुख्तलिफ अपने आइडियाज उसके साथ शेयर करते हैं, कुछ उससे सीखते हैं, फिर तो वो ठीक है। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए कि वो हर वक्त बैठे रहते हैं, सुस्त हो गए, वाकई ये सही है कि बच्चा जो है वो बाहर के माहौल से, बाहर की आबो हवा से नहीं इन टच रहता। बहुत आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा डल हो गए इसी वजह से। अच्छा मुझे बताएं, आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही मोबाइल के हर वक्त दीवाने रहते हैं कि जरा सा भी कोई अगर इंटरनेट ना आ रहा हो तो उसके वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। अब देखिए कहाँ गया, क्या हो गया, वाईफाई को क्या हो गया, राउटर तो नहीं खराब हो गया, उसमें वो एक्सपर्ट होंगे ठीक करने में, है ना? तो हमें ये जरूर गाइड करें कि हम उनको थोड़ा सा इससे कम कैसे करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने किस उम्र से उनको जो है कोई भी फोन या टैबलेट या चीज जो है वो दे दी थी? बड़ा बेटा जो है उसको तो मतलब एक 6-7 क्लास में उसको आके मिला है। 6-7 में, ठीक है। और छोटे को? वो उसे तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि नर्सरी ज्यादा शौक हुआ देखने का, तो उससे ज्यादा वो शार्प हो गई है। अब हम जो है ना पेरेंट्स के ऊपर जो है ना, पेरेंट्स के रोल पर आने वाले, तो आपने गौर से सुनना है, मुझे पूछना पड़ता है क्या हो गया, सॉरी, आगे कैसे लेकर चले। ठीक है, तो ठीक है। मैं उसे यही कहती थी कि आप जो है ना अनएजुकेटेड कंप्यूटर ऑपरेटर है, हर किस्म का मोबाइल भी चला सकती हैं, तो इस वजह से। लेकिन एक किस्म से अच्छा जितना आजकल का माहौल स्टडीज में जा रहा है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी मीडियाज आ रहे हैं नए नए, उस हवाले से तो उनके लिए ठीक है कि उन्हें बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई है आजकल की जनरेशन को। लेकिन वो जो हमें पहले से याद होता था वो आजकल के बच्चों को नहीं पता। बिल्कुल, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हें नहीं पता जो हमें पता होती है। हम उन्हें जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि आपको अभी तक याद है। बिल्कुल। अच्छा तो आपने दो बहुत अच्छी बातें की। एक तो ये कि आपने स्ट्रीमलाइन करना है जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिल रही है, कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाना थोड़ी अजीब सी बात होती है। देयर इज अ टाइम एंड एज फॉर एवरीथिंग। और उसके अलावा आपने कहा कि रिटेंशन है, जो नॉलेज की रिटेंशन है, कि आपको जो चीज आज पता है क्या वो आपको 4 साल बाद भी याद रहेगी, वो उनमें कम है। कि हमें तो पुराने सबक भी अभी तक याद है लेकिन उन बच्चों को नहीं याद रहते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे हम बात करते हैं। पेरेंट्स के रोल पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि छोटी को तो मैंने नर्सरी में ही टेक्नोलॉजी से एक्सपोज कर दिया। सुंदर, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा। सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, ठीक है। आप इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, आप इस पे खड़े हो जाए, नहीं मैंने स्टॉप कर देना है, यू कैन डू दैट। ये तो खत्म हो गया चैप्टर के जी, हम इसको रोक नहीं सकते। और ये वाहिद शायद एक ऐसा प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस भी इनसे कह रहा था कि ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के साथ चल रहा है। बिल्कुल। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे कहना तो इसके बहुत पॉजिटिव चाहिए, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, और पेरेंट्स के लिए एक अर्ली एज जो मेच्योरिटी बच्चे के अंदर आ रही है, इट्स पॉजिटिव साइन।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसके नेगेटिविटीज की तरफ जाएं तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नुकसान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आपके फिजिकल डिसऑर्डर्स, आपके मेंटल डिसऑर्डर्स, सोसाइटियल बिहेवियर, इतना चीज़ें चेंज हो रही हैं। पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स, एक जनरेशन गैप है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये डिजिटलाइजेशन है, बच्चे ने इसको यूज करना है, बाय हुक बाय क्रुक, आप उसको रोक नहीं सकते। कैसे उसको बैलेंस किया जाए ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पेरेंट्स को एक अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, बताना पड़ेगा बच्चे को आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर बैलेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड आवर्स सेट करने पड़ेंगे। और फिर डिजिटल, इसमें सबसे बड़ी चीज कि टेक्नोलॉजी है क्या चीज। टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट द टीवी, इट्स नॉट अबाउट इंटरनेट। टेक्नोलॉजी है आपकी वीडियो गेम्स, आपके ये पावर स्टेशंस, प्ले स्टेशंस, और ये सारी चीजें मिलाकर जाके एक कहीं कॉम्पैक्ट एक वो कॉम्बो बनेगा। उसको टैकल करने के लिए आपको एक एक चीज को सेपरेट डील करना पड़ेगा। टीवी का कितना रोल है, टीवी को कितना दिखाना चाहिए, किस जगह पर स्टॉप कर देना चाहिए, ये पेरेंट्स ने डिसाइड करना। सही। मोबाइल फोन का 12 साल की एज से पहले किसी बच्चे का कोई रोल नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स जस्ट उसको स्टेटस सिंबल के लिए अपने बच्चे के हाथ मोबाइल फोन दे रहा है तो इससे बड़ा जुल्म आप बच्चे के साथ और कुछ नहीं कर सकते। सुना आपने, स्टेटस सिंबल के लिए फोन पकड़ा दिया है, और ये बच्चे आके जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना, मामा इसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, मेरे पास ही नहीं है, मुझे लोग पेंडू कहते हैं, है ना। मैं आपके आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, जिन लोगों का नाम है, आप स्टीव जॉब्स की बात कर लें, आप मैं केविन एंडरसन की आज बात पढ़ रहा था, उसने कहा उसके बच्चे ने पुलिस कॉल कर दी, उसने कहा जी मेरा बाप मुझे मोबाइल फोन नहीं यूज करने देता, तो पुलिस आ गई उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ही इज द सीईओ ऑफ दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी, पहला बंदा था जिसने ये इन्वेंट किया दुनिया के अंदर। उसने कहा मुझे इसके पता है कि इसके जो स्ट्रेट इफेक्ट्स हैं वो मुझे पता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को तो यूज नहीं करने दूंगा। स्टीव जॉब्स ने 12 साल तक अपने किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाना दिए मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजीज को। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आप उसको अगर नहीं रोकेंगे स्टेज के ऊपर तो आपको जो आने वाली जनरेशन में भी आफ्टर 10-15 ईयर्स आप इतने ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखेंगे। मैम आप इंडोर्स करेंगे इस बात को, राइट, बिकॉज यू इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी। बच्चे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं, उससे ज्यादा आपके जो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो सब लोग निगलेक्ट कर रहे हैं उस चीज को। फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी अभी तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप चीज देखेंगे बीमारियां और इस तरह की चीजें सामने आएंगी जिनको रोकना बहरहाल किसी के मुमकिन में नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हिंडर हो रही है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी हिंडर हो रही है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि बच्चों को बोर होने देना, ये जो बचपन में होता है ना, ब्लॉक्स रख दिए सामने, कोई भी चीज दे दी वो उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसी के ऊपर जो है उससे कुछ बना रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट है कि आगे की जिंदगी के लिए। और सेल्फ अवेयर होना, जो अपनी बात सुनना, खामोशी में जब आप बोर हैं और जब आप अपनी आवाज़ सुनते हैं और उस बोरियत को खुद ओवरकम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ये किस तरह जो इम्पैक्ट करते हैं, आपको इस सब पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग ब्रेक में बहुत पते की बातें कर रहे थे और मैं दिल करता है मैं सारी बातें जो है ना आपको बता दूं। सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विद जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे की, सोशल स्किल्स जो हैं, जो आपने मेंशन किया कि आप वो हिंडर करें, बातचीत करना, अपनी बात बताना, किसी की सुनना, और मोटर स्किल्स, इसके ऊपर आपने मुझे क्या बताएगी, बताइए। जी, अभी जो हम बात कर रहे थे स्कूल्स की, अगर हम बात करें बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर, तो बच्चे की हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही होती है और वो अपनी मोटर स्किल्स बना रहा होता है। अगर इनिशियल लेवल पे हमने उसको टैब पकड़ा दी तो वो किस वक्त पेन होल्ड करना सीखेगा, पेंसिल होल्ड करना सीखेगा, कर्व्स बनाने, स्ट्रेट लाइन से, वही टाइम है। प्लस ये कि भागना दौड़ना उसकी मोटर स्किल्स को स्ट्रेंथन करे। लेकिन जितना ज्यादा वो बैठा रहेगा टैब्स के साथ और डिवाइसेस के साथ, जाहिर है वो कॉम्प्रोमाइज करें, सोशल स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज करें। मुख्तलिफ एज के हिसाब से बच्चे की डिफरेंट सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं। हम एज पेरेंट्स हम कितना उसको कर रहे हैं, एज टीचर्स या एज पेरेंट्स हम उनको कितना कॉम्पनसेट करें, और डिवाइसेस उसका कितना अच्छा सब्स्टिट्यूट हैं। डिवाइसेस किसी हद तक आपकी नीड्स को ग्रेटिफाई करते हैं, लेकिन बच्चे को गाइडेंस चाहिए। लेकिन डिवाइसेस में आप उस गाइडेंस को नहीं मॉनिटर कर पाते। बिल्कुल। जब छोटे बच्चे हमारे वक्तों में जब बाहर खेलने जाते थे तो पेरेंट्स पूछते थे कहाँ जा रहे हो, मगरिब तक आ जाना, किन बच्चों के साथ खेलोगे, इतने बजे तुम खेल सकते हो, इतने बजे नहीं खेल सकते, इतने बजे होमवर्क करना है। दोपहर के टाइम बाहर जाना अलाउड नहीं होता था। एग्जैक्टली।
अब डिवाइसेस के ऊपर आपका इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है विच यू जस्ट कैन नॉट मॉनिटर। बिल्कुल। सो वहां पर आप कैसे चेक एंड बैलेंसेस रखेंगे? एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनिशियल जो ईयर्स हैं बच्चे के, बड़ी इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स और लाइफ स्किल्स बच्चे ने सीखनी होती हैं। बिल्कुल। एंड वन ऑफ द थिंग इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आप किसी चीज़ के हसूल में या जो चीज़ आपको पसंद है उसको कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। कि आप पहले डिक्टेशन प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आपको खेलने की इजाज़त है। आपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सीखा है, आपके पेरेंट्स ने सिखाया है। अब जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान सबसे बड़ी एजिटेशन का रीज़न है वो यही है कि बच्चे इमीडिएटली चाहते हैं डिवाइस उनके हाथ में और पेरेंट्स उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। इसका एक रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स खुद अपने साइलेंस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो भी बहुत जल्दी अपनी ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हैं। सो ये प्रिंसिपल पहले हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है और उसके बाद बच्चों पर अप्लाई करना है। हमें अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात पे कितना अच्छा कंट्रोल है, कितना हम डिले कर सकते हैं कि पहले कुकिंग कर लेंगी मदर्स, या पहले बच्चों को घर मेंटेन कर लिया या ऑफिस वर्क कर लिया, उसके बाद हमने सोशल नेटवर्किंग की। हम रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? सो यही बच्चे सीखते हैं। बच्चे तो लर्निंग बाय सीइंग सीख रहे हैं। Insight उनकी बाद में आएगी। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। कितनी अच्छी बात की इन्होंने कि यू हैव टू, मतलब आप रोल मॉडल्स हैं उनके और वो आपको देख रहे हैं। जब आप अपनी एग्जांपल सेट नहीं करेंगे, बल्कि इसको बड़ा अच्छा हम सम अप करेंगे, जो आपने मुझे अभी एक बात बताई थी। लाइक मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि एक टीचर थी और बाय चांस उनको अपनी कोलीग के पेपर्स चेक करने के लिए मिल गए, इंग्लिश के पेपर्स थे। तो उसमें कोई ऐसे उन्होंने दिया हुआ था कि योर वन विश, कि आप क्या बनना चाहते हो। तो वो पेपर चेक करी और उनके हस्बैंड साइड में बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे थे, अपना स्मार्टफोन। सो एकदम से वो रोना शुरू हो गई। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि ऐसी क्या बात हो गई है कि आप इतना रोना शुरू हो गई हैं, ऐसा क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की थॉट्स पढ़ के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे साथ भी शेयर करो कि ऐसी क्या थॉट्स है। तो शी सेड कि इस बच्चे ने लिखा है कि आई विश कि मैं स्मार्टफोन होता, मैं अपनी मामा के हाथ में खेलता, मैं अपने बाबा के साथ रहता, मैं किचन में अपनी मामा के साथ जाता, मैं स्टडी एरिया में अपने बाबा के पास होता, रात को सोते वक्त मैं मामा के पिलो के पास होता। तो उसने कहा वाओ, वाकई इस बच्चे ने बहुत अच्छी थॉट शेयर की है, लेकिन आप रोना क्यों शुरू हो गई? तो उसने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि ये ऐसे हमारे इकलौते बेटे ने लिखा है। सो वो शख्स भी एकदम के एक मिनट के लिए ठहर गया कि हमारा इम्पैक्ट क्या है बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। कि हम लाइक मैं बिजी हूँ लेट्स सपोज, और मैं अपनी 2 साल की बेटी को कहूँ कि ठीक है आप बेटा ये मोबाइल रख लो, कार्टून्स देखो और मैं बिजी हूँ। फिर जब 7-8 साल बाद व्हेन शी इज ग्रोन अप और मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूं कि वो बाहर जाके खेलेगी, उसको मैंने इतना ज्यादा फन एक चीज में दे दिया है, तो फिर तो मैं उसी तरह से ट्रेन करूं। बिल्कुल। और इसी से एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिस तरह आपने कहा ना कि बच्चे बदतमीज हो गए, साफ आपको इनकार कर देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, दैट्स बिकॉज़ उन्होंने वो सोशल स्किल्स, वो तमीज तहजीब सीखी नहीं है। वो आपसे अगर बात करेंगे, कभी एक जगह डांट खाएंगे, कभी दूसरी जगह वो मैंने आजकल देखा, बड़ा नोटिस किया है अपने क्लोज रिलेशंस में भी, कि आजकल जब आप किसी के घर जाते हैं तो उनके बच्चे निकल के आपको मिलने नहीं आते। हमारे यहाँ जब भी मेहमान आते थे, उन्हें जाने ना जाने, मेहमान आए आपने नीचे जाना है, सलाम करना है, फिर आप बेशक जाके जो मर्जी करो, लेकिन आपका वो एक पेरेंट्स जो होती थी मेहमानों के सामने उन्हें सलाम करने की, 2 मिनट आप चुप करके वहाँ बैठे होते थे ऑकवर्ड, बट यू हैड टू बी देयर। आजकल के बच्चे पूछेंगे भी जी किधर है छोटा, तो वो अपने कंप्यूटर पे है, वो अपने टैब पे, एंड द किड्स डोंट केयर, वो ऐसे गुजर जाएंगे सामने से। और अगर आए भी हैं तो फोन पे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, और फिर खाने की टेबल पे बैठे हैं तो आप इस तरह करना एग्जैक्टली। और मतलब ये क्यों ऐसा है? इट्स बिकॉज उनकी वो स्किल्स कभी डेवलप ही नहीं हुई। वो जो एक इंटरैक्शन होता है, जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक कभी उस पर डांट नहीं पड़ेगी, जब तक वो एक रोल मॉडल सेट नहीं होगा घर में, तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? सुंदर, इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि आज जो हम एज पेरेंट्स या एडल्ट्स हम कंप्लेंट करते हैं, डिवाइसेस को, टेक्नोलॉजी को बेडरूम्स तक कौन लेकर गया? बच्चे नहीं लेकर गए, हम लेकर गए। उनकी इंस्टॉलेशन हमने की है, अलाउ हमने की है, तो फिर हम क्यों कंप्लेंट करते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे से बहुत फनी बात याद आई। मैं कहीं पर एक पिक्चर देख रही थी जिसके अंदर उसकी अम्मी ने लिखा हुआ था कि मैंने अपने बच्चे को कहा है कि नो डिवाइसेस इन द किचन एंड नो फूड इन द लिविंग रूम।
ठीक है, अपने खाना जो है वो लिविंग रूम में नहीं लेके जाना और अपने कोई डिवाइस किचन में नहीं लेके आनी। तो वो बच्चा जो है उसने यूं किचन के और जो डाइनिंग जो उसके लिविंग रूम की पार्टीशन है जहाँ पर वो जुड़ता है, तो उसने टैब अपनी लिविंग रूम के फ्लोर पे रखी हुई है और उसने अपना खाना जो है वो किचन के फ्लोर पे रखा हुआ है और वो लेट के ना वहाँ पे वो मूवी भी देख रहा है, साथ साथ खा भी रहा है। सो द पेरेंट इज लाइक बच्चे इतने तेज हैं आजकल के, आई गिव अप, उसने उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। ये मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ये असल में एक बिहेवियरल और ट्रांजिशनल स्टेज है। एक्सेप्ट तो करें ना पहले इस चीज को, ठीक है। ये एक स्टेज है जो गो थ्रू होना पड़ेगा आपको भी और बच्चों को भी, ठीक है। इससे तो हम लोग पीछे अब हटने से रहे कि अब हम नहीं स्टॉप करने लगे, ये सब डिनाई तो नहीं कर सकते, ऐसा है ही नहीं। हमें काउंटर स्ट्रेटजीज निकालनी पड़ेंगी। सारी दुनिया जो पढ़े लिखी जो नेशन जिनको आप डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, उन सब ने इतना इसके लिए अच्छे मुतबादले निकाले, ठीक है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के स्पेक्ट्रम को लेकर बात करें तो पाकिस्तान में आपकी जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो खत्म होती जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा शायद रीजन ये है कि टेररिज्म हुए, पेरेंट्स चाहते ही नहीं कि बच्चा बाहर जाए, ठीक है। जब बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, जब आप उसको लेकर नहीं जाएंगे तो उसके पास कोई और एक्टिविटी है नहीं, उसको फाइनली वापस इस तरफ आना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल, और फिर उसके चाहे उसके बुरे इंपैक्ट्स हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आप जब तक काउंटर स्ट्रेटजीज नहीं लेकर आएंगे, और ये गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, मीडिया सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोटिवेट करें पेरेंट्स को कि लेट द किड्स पुल आउट, let them come, let them start their doing their playing activities, physical activities, outdoor activities। जब तक ये काम आप दोबारा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अगर इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको एक इंतहाई रिबेलियस एटीट्यूड बच्चों का फेस करना पड़ेगा, और ये पेरेंटल गैप होता जाएगा, जनरेशन गैप होगा, और इतना होगा कि आप 18 साल के बाद आप बच्चे से बात करने के लिए तरस रहे होंगे और आपसे बात नहीं करेगा। और ये हो भी रहा है सोसाइटी के अंदर, और अभी आगे आने वाले दिनों में इसमें ज्यादा खराबी नजर आएगी। मैं एक बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे हम सबका रोल आता है टीचर। देखें, बच्चा घर से आया टू द टीचर इन द स्कूल, टीचर ने उसकी हर चीज की ग्रूमिंग करनी है, हमें रियलाइज करना है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम उसको फिजिकल एक्टिविटीज का टाइम देते हैं, उसको हम मतलब अच्छे स्कूल्स और हर जगह हमें ये चीज का देखना चाहिए कि हम उसको फिजिकल एक्टिविटीज का कितना टाइम दे रहे हैं, डाइनिंग मैनर्स क्या हैं, आपने खामोशी से खाना है, बीइंग मुस्लिम आप किस तरह खा रहे हो, आप एक स्कूल में गए हो, आपके साथ क्रिश्चियंस पढ़ रहे हैं, आप सोशल हो उसके साथ, आप उसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हो, यू ऑल आर इन द सेम नेशन। फिर उसके बाद जब बच्चा वहां से ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटी में आ गया, फिर किसी एक फोरम पे जाता है, तो देखिए बात में सिर्फ ये सिंपल सी कहती हूँ कि अगर आप खुद कचरा ड्रॉप करोगे और आप बच्चों से कहोगे कि मेक पाकिस्तान क्लीन, दे विल नॉट। यू हैव टू सेट एन एग्जांपल, यू ऑल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सब ने ये जिम्मेदारी लेनी है। आपने आज इतना अच्छा टॉपिक लेके आई हैं, पेरेंट्स इस चीज पे बोल रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग, मी बीइंग अ टीचर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाती हूँ कि हाँ जी हमने उनको अच्छा इम्पैक्ट सिखाना है, लिमिटेड सोर्स दिखाना है, एज ए रिसोर्सफुल यूज करना है। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और बात जो है मैं ऐड करूंगी, भी टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, जो आपने बात की कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को निकलने देना होगा, तो इस सारी ये इस वेव के साथ, ये डर के साथ कैसे ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहूंगी कि मैं वाइंड अप कर दूं शो को, और उसके बाद हम हमारे टीचर्स से, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर से और साइकोलॉजिस्ट से एक वर्ड ऑफ एडवाइस सारे पेरेंट्स के लिए जो है वो छोड़ के जाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारी एडवाइस अपने पल्ले बांध लें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और अब जो हम आपको एडवाइस देने वाले हैं इसको लेकर आगे चलिएगा। जी सर। जी, जो डिवाइसेस हैं उसमें तो बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी एडवाइस पेरेंट्स के लिए ये होगी कि जो थोड़ा बहुत टाइम उनको मिलता है वो इतना भरपूर बनाएं कि बच्चे उनके अपने पेरेंट्स के अंदर अट्रैक्शन महसूस करें, और उस रिश्ते से उनके फेशियल क्यूज़ को वो देखें और सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर बना सकें, क्योंकि कल को वो डॉक्टर होगा, बच्चा इंजीनियर होगा, प्रोफेशनल होगा, मैनेजर होगा, और लोगों के साथ ही उसको काम करना है और लोगों में ही उसने रहना है। सो अपने थोड़े से ताल्लुक को बेहद भरपूर बनाने की कोशिश करें, क्वालिटी टाइम। जी, अब बच्चों को रोके मत, यूज करने दें,
स्केड्यूल बना कर दें, स्केड्यूलाइज कर लें। और स्पेशली मीडिया, पॉलिटिकल टॉक शोज में बच्चों को मत बैठने दें, ये पॉइजनस थॉट्स इनके अंदर मत डेवलप होने दें, वरना आपको बहुत सारा नुकसान होगा आगे। नुकसान है, the obesity bit too. The obesity bit. Obesity, yes, exactly. The physical disorders, the physical challenge. आपके बच्चे मोटे हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, आपके बच्चों की बैली बाहर आ रही है। ये काउच पोटैटो अप्रोच सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए यूज की जा रही है जो टेक्नोलॉजी का शिकार हो रहे हैं। सो प्लीज इनको फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ राग़िब कीजिए और इन्हें उससे उस विशियस सर्कल से निकालें, वरना आपको कल बहुत सारे नुकसान जो फेस करना पड़ेंगे, जिसमें से फिजिकल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। For the teachers. और मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को एक्सपोजर जरूर दें और स्कूल्स के साथ अपना एक रोल प्ले करें कि वो जो चीज़ स्कूल में करा रहे हैं, अगर वो एक्सपोज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को और बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं घर में आके, आप देखें कितना प्रोडक्टिव है और उसको प्रोडक्टिव सेंस में जाने दें और बच्चों के अच्छाई के लिए यूज होने दें, क्योंकि बच्चे फिजिकली स्ट्रांग है। ये सब चीजें स्कूल एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा बिल्कुल, है, तो उसको एक अच्छे पर्सपेक्टिव में यूज करना चाहिए हमें बीइंग। और ये एक वो होता है बायलैटरल रिलेशनशिप है कि हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है। आप स्कूल में जाके फॉलो अप जरूर करें कि आप मेरे बच्चों को क्या करा रहे हैं, जिम्मेदारी कैसा जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी ले। और मेरी तरफ से आखिरी ये होगा कि प्लीज स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी में इन्वॉल्व हो और एज अ कम्युनिटी अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है बेहतर हो जाएगी। उसके अंदर आपके टीचर्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपके मोटिवेटर्स भी हैं। सो एज अ कम्युनिटी इसको बेहतर करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा।